के क्या समाधान हो सकते हैं वो हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार के जो क्रिएटिविटी वाले जो प्रश्न होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की समस्या तो ठीक है सबको पता है, लेकिन कोई अच्छा सा सॉल्यूशन जो होता है वो पूछा जाता है प्रश्न के अंदर, है ना। तो यहाँ पे ये क्रिएटिविटी वाला प्रश्न है, आपका दिमाग से आपको आंसर देना है कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे विश्व की जनसंख्या के सामने जो समस्या है जनसंख्या बढ़ने का, तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कई प्रकार की समस्याएं मानव के सामने आ रही है। तो जैसे मान लो कि रहने के लिए निवास स्थान की समस्या आ रही है, खाने के लिए खाद्यान्न की समस्या आ रही है। तो इन सब चीज़ों की एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम है, सभी चीज़ों की व्यक्तियों का आवश्यकता होती है। तो जनसंख्या बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेंगी, तो उन समस्याओं का निराकरण कैसे करेंगे ये आपको बताना है। तो पहला पॉइंट है कि हम जो भी हमारे पास भौगोलिक संसाधन हैं, क्योंकि जो भी कोई देश है उसके अंदर भौगोलिक संसाधन वहाँ के होंगे, तो उनका हमें अनुकूलतम प्रयोग करना है, अधिकतम प्रयोग नहीं करना है। और अनुकूलतम प्रयोग करके हमको आर्थिक उत्पादन बढ़ाना है, देश को आगे लेके जाना है। दूसरा पॉइंट जो है औद्योगिकरण बढ़ाना है। परिवहन के साधन, संचार के साधन, खनन उद्योग और निर्माण उद्योग, जब ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है, और ये सब चीज़ें बढ़ेंगी तो इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो लोगों की समस्याएं कम होगी, जो कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्याएं बढ़ रही है बेरोजगारी की, वो सब कम होंगी। तीसरा जो पॉइंट है, जब एजुकेशन का प्रसार होगा, विज्ञान तकनीकी प्रशिक्षण जब लोगों को मिलेगा, विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण मिलने से लोगों के अंदर जो है वो स्वरोजगार की भावना आ जाएगी। शिक्षा जब प्राप्त होगी तो वो रोजगार के लिए प्रेरित होगा और उसको अच्छा रोजगार प्राप्त होगा। जब अच्छा रोजगार प्राप्त होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, तो जनसंख्या वृद्धि के प्रति भी उसकी सोच है वो क्या हो जाएगी, नकारात्मक जाएंगी, और उसका जीवन स्तर भी अच्छा होगा। तो शिक्षा का प्रसार करना भी एक जो जनसंख्या की समस्याएं दूर करने का जो है एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में कृषि के अंदर नए नए प्रयोग लेके आना और उसका उत्पादन बढ़ाना, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की जो आवश्यकता की पूर्ति हम कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, जो जनसंख्या का, ऐसे भी कई एरिया हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या का बसाव हुआ ही नहीं है, या हुआ है तो बहुत ही माइनर रूप में हुआ है। तो उन क्षेत्रों के अंदर भी हमको जनसंख्या का बसाव वहाँ पे करना होगा, यानी इस प्रकार की सुविधाएं वहाँ पे हमको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी ताकि वहाँ पे लोग बसने के लिए प्रेरित हो सकें। और अंतिम पॉइंट है, जो जनसंख्या की समस्या जो है उसका सॉल्यूशन के लिए, कि जो विवाह जो हो रहे हैं उनको देरी से किए जाएं। उसके अलावा परिवार नियोजन, यानी परिवार के अंदर जो भी प्लानिंग है फैमिली वेलफेयर के तहत किए जाएं, और संतति निग्रह के ऊपर बल दिया जाए, यानी संतान जो है वो 2 से अधिक नहीं हो, या जहाँ भी पॉलिसी है जिन भी देशों के अंदर की 1 से अधिक नहीं हो, 2 से अधिक नहीं हो, तो जनसंख्या कम से कम करने के लिए ये हमको पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन है आपका, मॉडल जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जिसको हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी कहते हैं, DTT मॉडल इसको कहा जाता है। जनसंख्या संक्रमण के अंदर 5 अवस्थाएं हैं। नीचे डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम के माध्यम से भी हम समझेंगे। यहाँ पहले हम इसका वर्णन पढ़ लेते हैं। पहली अवस्था है जिसमें जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च स्तर पर होते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार की रेट होती है। एक तो जो है डेथ रेट होगी, एक जो है वो जन्म दर होगी, यानी बर्थ वाली। यानी इसको बर्थ रेट कह सकते हैं, या हम इसको कहना चाहें तो यदि हम चाहें इसको मॉर्टेलिटी रेट भी कह सकते हैं। यानी कि यदि हम यहाँ पे डेथ रेट ना लिखें तो यहाँ पे हम जो है वो मॉर्टेलिटी रेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मॉर्टेलिटी और बर्थ रेट 2 रेट होती हैं, उनके आधार पर यहाँ पे ये देखा जाता है किसी भी स्थान की जनसंख्या
का अनुमान लगाया जाता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन के लिए हम उसका प्रयोग यानी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत हमको ये बताता है कि एक अशिक्षित ग्रामीण और एक खेतीहर जो समाज है उससे किस प्रकार शिक्षित नगरीय और औद्योगिक समाज की तरफ बढ़ रहा है, कोई भी देश कोई भी क्षेत्र किस प्रकार से बढ़ता है, वो इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में बताया गया है। और यहाँ पे अवस्थाएं बनाई गई हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय, चतुर्थ और पंचमक अवस्था ने 5 अवस्थाएं हैं, पढ़ते हैं। पहली अवस्था के अंदर जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च स्तर पर होते हैं और इन देशों के अंदर जनसंख्या वृद्धि जो है वो उस समय काफ़ी मंद होती है, क्योंकि जन्म दर जितने जन्म दर है उतनी ही मृत्यु दर है, तो जनसंख्या बिल्कुल बैलेंस रहती है, ठीक है। और इस अवस्था वाले जो देश हैं वो एक जीवन निर्वाह के लिए केवल कृषि करते हैं, वहाँ पे कोई कृषि का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। इनमें अफ्रीका के कुछ देश हैं जिनमें सूडान है, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला, इसमें कुछ दक्षिण अमेरिका के भी देश लास्ट में ग्वाटेमाला वो भी आए हैं, वो इस अवस्था के अंदर आते हैं, प्रथम अवस्था में आते हैं जहाँ पे जन्म और मृत्यु दर दोनों ही क्या है उच्च अवस्था के अंदर है। उसके बाद में सेकंड पोजीशन दूसरी अवस्था की हम बात करें, इसमें जन्म और मृत्यु दर अभी भी दोनों उच्च हैं, लेकिन यहाँ धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो रहा है। और जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती है तो उन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, मृत्यु दर थोड़ी कम होती है। तो मृत्यु दर जब कम होगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जनसंख्या का हल्का जो है वो बढ़ाव हमको दिखाई देता है। और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश यदि वहाँ पे साक्षरता बढ़ेगी, यदि नगरीकरण बढ़ेंगे तो इस अवस्था की ओर वो तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद हम तीसरी अवस्था की तरफ चलें। तीसरी अवस्था के अंदर इसमें जन्म दर अभी भी उच्च है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, निम्न अवस्था की तरफ जा रही है। तो मृत्यु दर जब निम्न अवस्था की तरफ जाएगी, जन्म दर अभी भी उच्च ही बनी हुई है, तो ऐसी दशा के अंदर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। और भारत उसी अवस्था के अंदर है। और भारत के अलावा हम और भी देखें तो हमारे जो भी भारत के उत्तरी राज्य हैं, नॉर्थ अपने ठीक है स्टेट्स हैं, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश हैं, ये सभी जो उत्तरी राज्य हैं ये भी इसी अवस्था के अंदर हैं। उसके अलावा पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी जो राज्य देश हैं, अफ़गानिस्तान, नेपाल, ये सभी तीसरी अवस्था में आते हैं। उसके बाद चौथी अवस्था है जिसमें जन्म दर थोड़ी कम हुई है, मध्यम हुई है, और मृत्यु दर उससे भी ज़्यादा कम हो गई है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, ये जो लगभग विकसित देश जिनको हम कहते हैं वो इस अवस्था के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, ये इस अवस्था में आ चुके हैं। और अंतिम और जो पांचवी अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। जैसे प्रथम अवस्था के अंदर थी वहाँ पे नेगेटिव रूप में थी, और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं और एक अच्छा परिवार नियोजन अपनाने की वजह से यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर निम्न हुई है। तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या के कम होने का भय रहता है। ऐसा कई यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी यूरोप के लगभग देश वो इस कंडीशन में आ रहे हैं। और अपने एशिया के अंदर जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे वो इस कंडीशन में पहुँच चुका है, जहाँ पे जनसंख्या घटने का डर उनके है। तो जननांगीय संक्रमण सिद्धांत है, उसके द्वारा किसी भी जनसंख्या का वर्णन, भावी जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाया जाता है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। नीचे एक रेखा चित्र दिया हुआ है, उस रेखा चित्र के द्वारा हम और समझ लेते हैं। इस रेखा चित्र में आपको एक दिशा में जिसका एक है भाग, यहाँ पे जन्म और मृत्यु दर प्रति 1000 प्रति वर्ष में दिखाई दे रही है, ठीक है, इन 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ठीक है। उसके बाद इधर है ये समय यानी कि अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय, चतुर्थ, पंचमा की अवस्थाओं को बता रहा है। यहाँ हमको ऊपर से हम देखें तो दो प्रकार की
लीनियर्स हमको दिखाई दे रही है, लाइनें हमको दिखाई दे रही हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली जो है जन्म दर को दिखा रही है और नीचे वाली लाइन है वो मृत्यु दर को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर। अब हम यहाँ देखें शुरुआत में, तो यहाँ हमको प्रथम अवस्था के अंदर जन्म और मृत्यु दर हमने पढ़ा था। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या हैं, बिल्कुल उच्च अवस्था के अंदर थी। तो यहाँ पे पहली अवस्था में दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी देश हैं, सूडान, कांगो, घाना, ये सब कुछ यहाँ पे नाम दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी अवस्था में चले, अंगोला, रोडेशिया, सोमालिया, ये देश हैं जहाँ पे इस अवस्था के अंदर मृत्यु दर और जन्म दर के बीच में गैप बढ़ रहा है। यानी यहाँ हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो गैप है वो बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी अवस्था में जाएं तो हमें दिखाई देगा कि इनके बीच में जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में काफ़ी अंतर हो गया है। मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है और जन्म दर अभी भी क्या है, काफ़ी उच्च अवस्था के अंदर है। तो ये ऐसी दशा के अंदर, तीसरी अवस्था के अंदर, जो भारत जिस अवस्था के अंदर है, यहाँ पे जनसंख्या का विस्फोटक जो है वो रूप देखने को मिलता है। फिर चौथी अवस्था के अंदर ये जन्म दर भी कम हो रही है, मृत्यु दर भी कम हो रही है, और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं। चौथी अवस्था के अंदर जो विकसित देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसी के अंदर आ रहा है। उसके बाद पाँचवीं अवस्था जो है, पंचमक अवस्था, ऐसी अवस्था है जिसके अंदर दोनों ही, यानी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही काफ़ी निम्न अवस्था में पहुंच जाती है, और ऐसी कंडीशन के अंदर वहाँ पे जनसंख्या के घटने का भय बना रहता है, जिसमें अपने ब्रिटेन, जर्मनी और जापान, ये देश इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार ये 5 अवस्थाएं हैं, और पाँचों अवस्थाओं को हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि शुरुआत में हमने देखा था कि ये जो जन्म दर और मोर्टेलिटी रेट और जो आपके फर्टिलिटी रेट जो है, मोर्टेलिटी और बर्थ रेट, दोनों ही जो है बिल्कुल निम्न थी। पहले वाले में उच्च थी और यहाँ इस अंतिम वाले में निम्न है। ठीक है, दोनों का जो ग्राफ है बिल्कुल मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों ये नेगेटिव को प्रदर्शित कर रही है, पॉजिटिव को प्रदर्शित कर रही है। यानी कि जो पंचमक अवस्था के अंदर जो ये इनका जो ग्राफ का मिलना है वो पॉजिटिविटी है, जबकि यहाँ पे जो पहली अवस्था थी उसके अंदर नेगेटिविटी को प्रदर्शित कर रहा था। अगला प्रश्न है आपका 42। विश्व में जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। कि जनसंख्या के अंदर जो हम देखते हैं वेरिएशन मिलते हैं हमको, कि कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पे कम है। यानी वितरण जो हुआ है वो बिल्कुल समान रूप से नहीं हुआ, असमान वितरण है। क्या कारण रहे हैं इनके? जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र के अंदर उसकी जितनी भी भूमि है, उसकी भूमि की जो भी इकाई, जैसे किलोमीटर्स में हमने इकाई ली, प्रत्येक इकाई की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे किलोमीटर्स में हमने ली, तो किसी भी भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या, कि वहाँ पे कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो लोगों की जनसंख्या और भूमि के आकार दोनों का जो अनुपात होता है उससे हम क्या निकालते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, विश्व में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो पहला कारक है भौतिक कारक। किसी भी देश, राष्ट्र की स्थिति कहाँ पर है, जहाँ पे भी वो अवस्थित है वहाँ पे जल की उपलब्धता कैसी है, ये भी एक भौतिक साधन में आती है। जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, ये हम नहीं बनाते हैं, ये ऑटोमेटिकली जो है वो ये भौतिक विशेषताएं होती है कोई भी देश की। तो किस प्रकार की है, ये भौतिक कारक की वजह से भी जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है। यदि किसी अच्छी स्थिति पर है वहाँ पे, यदि मिट्टी वहाँ की अच्छी है, वहाँ की जलवायु अच्छी है, जल अच्छे से मिल रहा है, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। यदि एडवर्स कंडीशन है तो वहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है। स्थिति की बात करें, भौतिक कारक में पहला स्थिति है। ठीक है, स्थिति का मैं आपको बता चुका हूँ कि समतल मैदानी भूभागों के अंदर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, बशर्ते पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की, परिवहन की सभी प्रकार की समस्याएं आती है, जबकि मैदानी भागों के अंदर परिवहन की सुविधाएं हैं, कृषि की सुविधाएं हैं, जल की सुविधाएं हैं, सब अच्छे से मिल जाती हैं। तो
एक दूसरा पॉइंट है आपका जल की उपलब्धता की हम बात करें, लोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा बसना चाहते हैं जहाँ पे जल की सुविधाएं अच्छी हो। हमने पहले भी देखा है, क्योंकि प्राचीन समय में भी हम देखें तो हमारी जो नदी घाटियों के अंदर ही सभ्यताएं विकसित हुई हैं, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जहाँ पे जल की सुविधाएं अच्छे से मिलती है वहाँ पे लोग ज़्यादा बसते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु यदि अच्छी होगी, सुविधाजनक होगी, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करेंगे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी लोग कम निवास करते हैं, और अधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में भी लोग कम निवास करते हैं, और अधिक ठंड वाले क्षेत्रों में भी लोग कम निवास करते हैं। तो विषम जलवायु में लोग कम निवास करते हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट है मृदा। उपजाऊ मृदा, यदि जहाँ पे है मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी होगी, वहाँ पे लोग अधिक निवास करते हैं, उनका घनत्व ज़्यादा रहता है। ये तो था भौतिक कारक। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों के अंदर खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण और परिवहन आते हैं। तो हमने देखा था पहले भी कि जहाँ पे खनिज पदार्थ मिलते हैं, चाहे वहाँ पे विषम परिस्थितियाँ हो, फिर भी वहाँ पे लोग निवास करते हैं। कल एग्जाम्पल देखा था अफ्रीका के कटंगा क्षेत्र का, जहाँ पे तांबा निकलता था, वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं। नगरीकरण, नगरों के अंदर रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए, परिवहन और संचार के बेहतर साधन होने की वजह से वहाँ से लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। उसके अलावा हम औद्योगिकरण की बात करें, यदि औद्योगिकरण बढ़ेगा तो उद्योगों के लिए, वो भी लोग उद्योग हैं, रोजगार के लिए जो श्रमिक होंगे वो कारखानों में काम करने के लिए जाएंगे, और वहाँ पे जो है उन कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी अलग से वहाँ पे दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, सभी अध्यापक, वहाँ की सेवाएं आसपास उपलब्ध होंगी। तो उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे उद्योग लगे हुए होते हैं, वहाँ पे लोगों का जमाव ज़्यादा होता है। यदि हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, जापान के अंदर कोबे ओसाका जो प्रदेश है, जहाँ पे औद्योगिक प्रदेश है, वहाँ पे लोगों का जमाव ज़्यादा है। उसके बाद में परिवहन के साधन। परिवहन के साधन आधुनिक समय में काफ़ी कारगर होते हैं, और जो भी क्रियाएं होती है वो परिवहन के साधनों के द्वारा संपन्न हो रही है। तो चाहे वो प्राकृतिक आपदा है, चाहे युद्ध का समय हो, चाहे अकाल की परिस्थितियाँ हो, तो इन सभी ये भी चीज़ें जो हैं वो क्या करती है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। बेसिकली जो है वो हमने यहाँ पे आर्थिक कारकों के द्वारा 3-4 कारण हमने देखे हैं। उसके बाद में अगला जो कारण है ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो सकता है। जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के ऐसे स्थान जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे लोग जो है वो ज़्यादा उसके आसपास निवास करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे जगहों को लोग छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पे कहीं पर सामाजिक कलह या राजनीतिक अशांति होती है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में यदि कोई विवादित क्षेत्र है तो वहाँ से लोगों का विस्थापित होना है, या फिर भारत पाक का जब विभाजन हुआ तो यहाँ से वहाँ के लोगों का प्रवास हुआ था। तो इस प्रकार राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों से लोग जो है वो शांति वाले क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। कई बार सरकारें भी क्या करती है, लोगों को विरल क्षेत्रों में बसाने को प्रोत्साहित करती है। जैसे राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे लोगों को बसाने के लिए सरकार जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव जो है वो वहाँ पे लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है, ताकि लोग जो हैं इन भीड़ भाड़ वाले स्थानों को छोड़ करके जहाँ पे कम बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे जा करके लोग बसें। तो ये लोगों को जो है वो प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है वो ये प्रोत्साहन भी करती है। तो इस प्रकार ये हमने 3 कारण पढ़े हैं। भौतिक कारक पढ़ा हमने, आर्थिक कारक पढ़ा हमने, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक पढ़ा है। ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं।